नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश युद्ध की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। चीन ताइवान पर एक विनाशकारी हमला कर सकता है जो यूक्रेन पर रूस के हमले से भी बड़ा होगा। विशेषज्ञों की यह चेतावनी डराने वाली है। सैन्य विश्लेषकों को इससे बात का डर सता रहा है कि चीन हाईटेक ड्रोन, 10 लाख सैनिक, युद्धपोतों और हमलावरों को ताइवान जलडमरू मध्य में भेज सकता है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब चीन ताइवान के चारों ओर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसने दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त जल मार्गों को बाधित कर दिया है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में चीन ने यह अभ्यास शुरू किए हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह युद्ध अगर होता है तो काफी विनाशकारी होगा। लेकिन भारत इस युद्ध को लेकर कैसे देखता है और इस युद्ध के बाद व्यापारिक हालात कैसे होंगे और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और अमेरिका की इस लड़ाई में क्या योगदान होगा, क्योंकि अमेरिका को भी चीन ने साफ तौर पर चेता दिया है कि अगर लड़ाई के बीच में अमेरिका आया तो परिणाम भुगतना होगा। तो एक तरफ तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और अब दूसरी तरफ वहीं यहां पर चीन और वियतनाम के बीच में भी युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और इसको लेकर ताइवान जिस तरह से चाइना की वन चाइना पॉलिसी रही है और वो विस्तारवादी सोच के साथ अपने देश की सीमाएं बढ़ाता रहता है, यहां पर फिर से उसकी एक मंशा दिखाई दे रही है और इस मंशा के साथ वियतनाम पर हमला कर सकता है, ऐसा रक्षा विश्लेषक भी कह रहे हैं। और जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद से जो एक सोच थी कि नहीं, अब इस जमाने में 21वीं सदी में कोई भी देश दूसरे देश पर आसानी से हमला नहीं कर सकता, वो जो मिथ था वो अब टूट गया है यूक्रेन पर हमले के बाद। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है सुमन शर्मा जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और कर्नल रिटायर्ड जय सोडी जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सोडी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। सोडी साहब, जिस तरह से यहां पर यूक्रेन पर पहले जिस तरह से एक लोग सोच रहे थे कि रशिया कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, अब वैसी स्थिति यहां पर वियतनाम में भी दिखाई दे रही है कि चाइना वियतनाम पर हमला कर सकता है। और चाइना जिस तरह से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है और वियतनाम को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको क्या देखते हैं? क्योंकि जो एक बैरियर था कि इस 21वीं सदी में कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता, वो रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके वो बैरियर तोड़ दिया है, वो सोच तोड़ दिए। तो जिस तरह से चाइना का आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है वियतनाम को लेकर, क्या लगता है आगे यूक्रेन की तरह वियतनाम पर भी हमला हो सकता है? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था और टेंशन दोनों देशों में बढ़ रही थी, पिछले साल दिसंबर में अमेरिका ने यूक्रेन को बता दिया था कि रूस तुम पे हमला करेगा। लेकिन यूक्रेन ने अमेरिका की बात नहीं मानी। उसने जो अपनी फौज की डिप्लॉयमेंट थी उसने युद्ध के तरीके से नहीं की और वार्निंग के बावजूद यूक्रेन ने जब कोई स्टेप नहीं लिया और लड़ाई हुई और रूस ने यूक्रेन पे हमला बोला, उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूक्रेन में काफी बर्बादी हुई। लेकिन अब अगर हम वर्तमान समय में ताइवान और चीन वाला मुद्दा देखें, हालांकि पिछले 2 दिन से चीन ताइवान के आसपास सैनिक अभ्यास कर रहा है और कड़ी कड़ी बातें कह रहा है। उसने नैन्सी पेलोसी और उनके इमीडिएट फैमिली को भी बैन किया हुआ है चीन आने से। लेकिन चीन ताइवान पे हमला नहीं करेगा। हमला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका ताइवान के ऊपर ढाल बन के खड़ा हुआ है। नैन्सी पेलोसी की जो ताइवान यात्रा थी उसके 2 अहम मुद्दे थे, जो कि ये वर्तमान चीन ताइवान टेंशंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। पहला, नैन्सी पेलोसी की यात्रा ने पहला संदेश पूरे विश्व को भेजा कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है और जो अमेरिका ने गलती की थी यूक्रेन की मदद नहीं करके, अपने सैनिक नहीं भेज के, वो ताइवान पे रिपीट नहीं करेगा। और दूसरा, इस यात्रा ने चीन को एक कठिन और कठोर संदेश दिया कि अगर उसने ताइवान पे नजर डाली तो अमेरिका एक करारा जवाब देगा। अमेरिका के बहुत बड़े नौसेना और सेना के अड्डे हैं दक्षिण कोरिया में और जापान में।
और अगर हम चीन और अमेरिका के सेनाओं की अगर कंपैरिजन देखें, हालांकि जो आर्मी की नफरी चीन की ज्यादा अमेरिका से, लेकिन इस युद्ध में ज्यादा जो यूज होगा वो नौसेना और वायुसेना होगी, क्योंकि ताइवान एक द्वीप है जो कि तकरीबन 180 किलोमीटर है जी। चीन से। और अगर हम वायुसेना और नौसेना देखें तो अमेरिका चीन से बहुत ताकतवर है। अमेरिका के पास तकरीबन 12,500 लड़ाकू विमान है, जबकि चीन के पास सिर्फ 4,500 है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चीन के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और अमेरिका ताइवान को किसी हालत में इसलिए डिफेंड करेगा क्योंकि ताइवान को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं स्ट्रेटेजी में, क्योंकि अगर ताइवान पे चीन ने कब्जा कर लिया तो पूरा हिंद प्रशांत जो इलाका है वो चीन के नियंत्रण में आ जाएगा। तो किसी हालत में अमेरिका ताइवान पे चीन का कब्जा नहीं होने देगा। और एक और जो बहुत अहम मुद्दा है कि चीन के पास सिर्फ 350 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5,500 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा भागीरथ जी। अगर हम चीन और ताइवान की हिस्ट्री देखें, 1949 में जब कुओमिंतांग चीन से भाग के ताइवान चली गई थी, जो पार्टी थी, और वहां पे ताइवान में उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। 1949 से लेके अब तक 3 ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुई हैं या ताइवान स्ट्रेट के युद्ध हुए हैं चीन और ताइवान के बीच में। फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुआ 1951-55 में, दूसरा ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुआ 1958 में, और तीसरा हुआ 1995-96 में। जो पहले 2 ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस थे उसमें दोनों चीन और ताइवान के सैनिक मारे गए, लेकिन तीसरे ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस में कोई सैनिक नहीं मारा गया। और जो ये तीनों ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस खत्म हुए वो अमेरिका की हस्तक्षेप की वजह से खत्म हुए। तो अभी भी जो अमेरिका ने एक बहुत अच्छी और गहरी चाल चली, जानबूझ के नैन्सी पेलोसी को भेज के, उसने चीन को अपना वो अस्तित्व दिखा दिया है कि ताइवान पे अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका चीन को एक मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि अमेरिका मुंह तोड़ करारा जवाब देगा। लेकिन सुमन शर्मा जी, देखिए सवाल यहां पर जब यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले को लेकर खबर सामने आ रही, तो उस वक्त भी यही बातें चल रही थी कि अमेरिका बड़ा पावरफुल है, उसके पास बहुत सारे परमाणु हथियार है, अगर किसी तरह से रशिया डायरेक्ट हमला करता है तो उसको अमेरिका के साथ युद्ध करना होगा। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने बस बाहर से मदद की, जो भी साजो सामान भेजना होता बस वो कर रहा था। लेकिन यहां पर जिस तरह से सोडी साहब कह रहे हैं कि ऐसा चाइना नहीं कर सकता है, और यही मैं फिर कह रहा हूं, यूक्रेन के समय बातचीत हो रही थी, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या चाइना ताइवान पर सीधे हमला कर सकता है, या फिर जैसे चाइना की एक नीति रहती दबाव बनाने की कोशिश करता है, उसने कई बार भारत के साथ भी दबाव बनाने की कोशिश की है, अपने आर्मियों को भेजकर, बॉर्डर के पास भेजकर और लगातार प्रैक्टिस करके, तो ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है या फिर रशिया की तरह कोई चाइना की यहां पर गहरी रणनीति दिखाई दे रही है जो आगे चलकर यूक्रेन में जो स्थिति हुई है ताइवान के साथ भी हो सकती है? देखिए, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया, मिलिटरीली अमेरिका एक बहुत ही बड़ा पावर है, और क्यों चाइना अटैक नहीं करेगा ताइवान को, सर ने तो अच्छे से एक्सप्लेन करा। उसके अलावा हमें ये भी समझना चाहिए कि अक्टूबर में 20th प्लेनरी की जो एनिवर्सरी आने वाली है, जिसमें कि 3rd टर्म डिसाइड होगा, पॉलिट ब्यूरो डिसाइड करेगा शी जिनपिंग के लिए कि वो एक और टर्म प्रेसिडेंट रहेंगे, यानी क्योंकि वहां सिर्फ 2 टर्म मिलते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए। तो ये वाली चीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इट्स अ ह्यूज पॉलिटिकल मूव है, जिसको सभी लोग देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। तो पहले तो शी जिनपिंग के लिए ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो कोई इस तरह की मिलिट्री या ऐसी जो कि ग्लोबल सैंक्शंस को इनवाइट करे और भी मुसीबतें खड़ी करे उनके लिए, वो ऐसी वाली चीजों में ना पड़कर वो पहले अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करें और उसको सॉलिडिफाई करें। तो ये वाली बात सभी लोग देख रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए भी और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन ताइवान की तरफ क्योंकि वो वीक नजर ना आए, क्योंकि वहां पर एक मस्कुलर पॉलिसी दिखानी पड़ती है इंटरनल डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके अलावा अभी उन्हें चुनकर आना है अगले टर्म के लिए भी, जो कि बहुत ही
वहाँ पे उनके अपने रूल्स के हिसाब से नहीं था और उन्हें वो टर्म चाहिए, और उसके अलावा भी प्रेसिडेंटशिप फॉर लाइफ भी उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्हें मिलेगी। तो उन्हें ये चीज दिखानी है कि एक मस्कुलर पॉलिसी, एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, तो वो वीकनेस वाली बात उसे हटाने के लिए ये सारी जो लाइव एमिनेशन एक्सरसाइजेस चल रही हैं, ताइवान को पूरा घेराव बनाकर, जिसमें से कि 4 मिसाइलें साउथ ओकिनावा के इलाके में भी गिरी हैं और जापान ने स्क्रैम्बल भी किए अपने जेट। तो जापान भी इस घेराव में आ रहा है और जापान एक बहुत ही क्लोज एलाय है यूएस का। तो वहां तक अगर छींटें पड़ेंगी और जो स्प्लिंटर्स पड़ेंगे तो उसका खामियाजा बहुत ही जबरदस्त होगा, जो कि चाइना के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आसियान लीडर्स की मीटिंग जो कंबोडिया में चल रही है, वहां पे भी जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट चल रही है, वहां पे भी यही डिस्कशन चल रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया में कोई इस तरह की हालात ना पैदा हो, क्योंकि अभी तक यूक्रेन और रशिया का ही कुछ नहीं हो पाया है। तो एक और फ्रंट पे पूरे वर्ल्ड में रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी जो इकोनॉमिकल जो रेपरकशंस दिखाई दे रहे हैं, जो डाउनटर्न दिखाई दे रहा है, हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, गैस और एनर्जी को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, फूड क्राइसिस पैदा हो रही है बहुत सारे देशों में। तो ये वाली चीज कोई नहीं चाहेगा और शी जिनपिंग के लिए ये चीज सूट नहीं करेगी कि वो इस तरह के ऐसे वाले सिचुएशन में पड़े। तो एक मिलिटरीली, जैसे सर ने एक्सप्लेन करा, उसके अलावा डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली ये वाली चीज चाइना इस तरह के युद्ध को शुरुआत करेगी ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये हमको देखना है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, और हर कोई चाहता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था और अभी भी चल ही रहा है वहाँ पर, उससे पूरी दुनिया में कैसा असर पड़ा है हर कोई जानता है। हर देश इससे अफेक्टेड हुआ है, इसलिए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि एक दूसरे देश के ऊपर फिर से हमला हो और दो देशों के बीच में फिर से जंग हो। सोडी साहब, फिर जैसे कि आपने कहा कि चाइना इस तरह से सीधा हमला ताइवान के ऊपर नहीं कर सकता, लेकिन फिर जो सारी प्रैक्टिस कर रहा है, ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा है, इसके पीछे उसका क्या मकसद है? वो क्या क्या बताना चाहता है, किसको धमकाना चाहता है, इससे उसको क्या लाभ होगा? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर जो असली विवाद की जो जड़ है, जो बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनको इस विवाद की जड़ का पता नहीं होगा कि आखिर असली विवाद की जड़ क्या है दोनों के बीच में, ताइवान और चाइना के बीच में, जिस तरह से ये गहमा-गहमी का माहौल यहाँ पर शुरू हो रहा है। मैं चाहूंगा उस पर भी थोड़ा सा आप नजर डालिएगा। भागीरथ जी, 1949 में चीन के अंदर एक इंटरनल सिविल वॉर हुई थी कुओमिंतांग, जो कि एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जीत गई और कुओमिंतांग को चीन जो मेनलैंड है उसको छोड़ना पड़ा और वो ताइवान जाके भाग गए और वहां पे बस गए। वहां पे उन्होंने अपनी सरकार बनाई और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने मेनलैंड चाइना में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तब से चीन की यह मंशा रही है कि वो ताइवान पे एक दिन हमला करके उसको वापस अपने देश में शामिल करे। और इनफैक्ट 2 जनवरी 2019 को वर्तमान चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने यह ऐलान किया था कि कुछ भी हो जाए हम 2050 से पहले ताइवान को अपने देश में शामिल करेंगे, चाहे उसके लिए हमें सैनिक शक्ति का भी इस्तेमाल करना पड़े। 2050 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2049 में 100 साल हो जाते हैं चीन की सिविल वॉर में, जो कुओमिंतांग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुई थी। और इसी जो रीजन था कि चीन अपनी जो मंशा थी उसको वो फुलफिल करने के लिए वो काफी प्रयास करता रहा। अभी ये 3 ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस भी हुई, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अमेरिका ने बीच में आके ये तीनों ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस को वहीं पे खत्म कर दिया। अब जी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने से पहले जो चाइना के पॉलिटिकल लीडर थे वो ताइवान को तो लेना चाहते थे, लेकिन वो जनरली बात करते थे कि हम शांति प्रक्रिया से ताइवान को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन 10 साल पहले जब जी जिनपिंग चीन के पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पूरे चाइना की पॉलिसी में शिफ्ट किया और कहा कि हम सैनिक शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तभी पिछले 10 साल में चीन की जो सैनिक शक्ति है उसमें काफी इजाफा हुआ है। चीन के जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो पिछले 10 साल में ही बने हैं। तो चीन अपने आप को सैनिक शक्ति इंक्रीज करता रहा ताइवान को टेक ओवर करने के लिए।
अब जब नैन्सी पेलोसी की यात्रा हुई, जो कि चीन ने काफी कठोर शब्द भी इस्तेमाल किए, चीन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन करके कहा कि आप आग से मत खेलिए, नैन्सी पेलोसी को ताइवान मत भेजिए, लेकिन तब भी नैन्सी पेलोसी गई तो चीन उससे बौखला गया। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जो छुटपुट ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई हैं ताइवान पे, ये सारा अपना जो चीन का बौखलायापन है ये दिखा रहा है, इंटरनेशनली दिखाने के लिए कि हमने इस विजिट को बहुत सीरियसली लिया है। हकीकत ये है कि चीन ना लड़ाई कर सकता है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका ढाल बन के खड़ा हुआ है, और दूसरा चीन की अपनी जो आर्थिक पोजीशन है वो अभी इतनी मजबूत नहीं है। और जैसे सुमन जी ने बिल्कुल सही बताया कि इस साल के अंत में चीन के इलेक्शंस होने वाले हैं और जी जिनपिंग चाहते हैं कि वो तीसरे इलेक्शन को जीतें। तो लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो चीन में सबसे लो है इस टाइम, क्योंकि एक तो कोविड-19 उन्होंने ठीक नहीं हैंडल किया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन की काफी बदनामी हो गई है डेड डिप्लोमेसी की वजह से, तीसरा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था जी जिनपिंग का वो पूरा कोलैप्स हो गया है, और चौथा अब ताइवान के ऊपर भी इनको मुंह की खानी पड़ी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। तो अब जी जिनपिंग ने कुछ ना कुछ करना है इस इलेक्शन जीतने के लिए, अपने आप को एक मजबूत लीडर दिखाने के लिए। तो जो एक चीज वो कर सकता है, ताइवान पे तो वो कुछ कर नहीं सकता, हाँ वो भारत के खिलाफ जैसे उसने गलवान किया था 2020 में या डोकलाम किया था 2017 में, वो भारत साथ ऐसी कोई घटना करेगा जिससे कि वो एक स्ट्रांग लीडर बन के अपने देश में दोबारा उभरे और इलेक्शन जीत सके। इसलिए ये जो चीन ताइवान का जो क्राइसिस है, लेकिन सोडी साहब इसके पहले चाइना दो तीन बार कोशिश कर चुका है। गलवान में उसको किस तरह से मुंह की खानी पड़ी उसको भी समझ में आ गया, जिस तरह से भूटान में वो घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो स्टैंड था इंडिया का उससे भी उसको पीछे हटना पड़ा। तो आपको लगता है कि वो ऐसी दोबारा कोई कोशिश करेगा? क्योंकि अगर उसको फिर से पीछे हटना पड़ा तो जो उसकी रही सही इज्जत है उसकी चाइना में शी जिनपिंग की, वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए ये साल के अंत में जो इलेक्शन होने हैं उससे पहले जी जिनपिंग ने कुछ ऐसी कार्रवाई करनी है जिससे कि वो अपने आप को दोबारा एक शक्तिशाली लीडर प्रोजेक्ट कर सके। ताइवान पे तो वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ढाल बन के खड़ा हो गया है। उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, भारत। लेकिन भारत ने भी काफी एक्शन लिया हुआ है। हमारा जो चाइनीज बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बहुत तेजी से तैयार हो रहा है। जैसे मीडिया रिपोर्ट में भी था, कुछ टाइम पहले भारतीय सेना की कुछ फॉर्मेशन चाइनीज बॉर्डर पे मूव की गई हैं। तो भारत भी अब पूरा सक्रिय है कि चीन कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल सोडी साहब, वो कुछ भी कर ले, लेकिन भारत यहां पर इतनी मजबूत स्थिति में है कि अगर शी जिनपिंग ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो भारत से उसको मुंह तोड़ फिर से जवाब मिलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि, और आपने भी कहा कि जो उसकी रेपुटेशन है अभी तक के सबसे कम है वहां पर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं या फिर जो भी इस तरह से नेता होते हैं। तो अगर भारत के साथ उसने कोई ऐसी कोशिश की तो मैंने फिर कहा, फिर इसको दोहराऊंगा कि जो रही सही उसकी इज्जत है शी जिनपिंग की चाइना में, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत पूरी तरह से यहां पर तैयार है। सुमन शर्मा जी, जिस तरह से यहां पर अब जैसे सोडी साहब भी कह रहे थे कि वो अब कुछ भारत में यहाँ करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करूं कि अगर ताइवान में अगर ऐसा कुछ करता है और भारत के जो रिश्ते हैं ताइवान के साथ किस तरह से हैं, अगर कुछ होता है या फिर जो भी चीजें प्रैक्टिस कर रहा है चाइना, उसका भारत और ताइवान के बीच में क्या असर होगा, और इन दोनों के बीच में अगर कुछ होता है तो इसका असर भारत पर क्या होगा? तो जैसे कि आपने बताया और सर ने भी समझाया था कि गलवान में जैसे उन्हें मुंह की खानी पड़ी, तो हिमालयाज में अभी स्टैंड ऑफ तो चल रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा है। और जो पोजीशंस थी उनमें से सिर्फ थोड़ी बहुत ही थी जो रिजॉल्व हुई हैं, अभी सब कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ। 16 राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद भी कोई वहां पे अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो वो तो 2-2.5 सालों से चल रहा है और अभी आगे उसका जो भी नतीजा निकलेगा। लेकिन इंडिया ने बहुत ही मजबूती से अब तक की स्थिति जिस तरह संभाली हुई है, और S-400 जो रशिया से आए हैं उसमें से भी जो बैटरीज उस तरफ पर्टिकुलर ईस्टर्न सेक्टर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और जो रफाल्स भी आए जो कि जिनमें एक्सपेडाइट किया गया, उन्हें फटाफट लिया गया, और भी दूसरे हथियारों से जिस तरह हम लोग अपनी तैयारी रख रहे हैं, वो भी उस पर्टिकुलर हाई ऑल्टीट्यूड और चाइना सेक्टर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। तो मिलिटरीली इंडिया कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रहा है। तो
मिलिटरीली इंडिया को कहीं कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे सर ने भी बताया कि चाइना जो इंटरनेशनल एक जो प्रेशर बनेगा और जो सैंक्शंस और उसके अलावा भी जिस तरह की स्थिति पूरे वर्ल्ड में है कि जैसे पैंडेमिक के बाद ये वाला वॉर आ गया यूरोप में। लेकिन सुमन शर्मा जी, मैं जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पर ताइवान और चाइना के बीच में जो भी गहमा-गहमी चल रही है, मैं इसके परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ कि अगर भारत इस वक्त उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या स्टैंड लेना चाहिए, वो क्या कुछ कर सकता है कि ताइवान में जो जिस तरह से स्थिति खराब हो रही है, या फिर ऐसा कोई नहीं चाहेगा जो यूक्रेन में हुआ ताइवान में हुआ, तो भारत क्या कर सकता है अपनी तरफ से, क्या उसका एक्शन होगा? देखिए, अभी यूक्रेन में हम लोगों ने दिखाया हमारी एक न्यूट्रल और नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी है जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 75 सालों से। जो वोटिंग हुई थी यूएन में, उसमें भी इंडिया ने हमेशा एब्सटेन किया। यूक्रेन और रशिया दोनों के ही साथ में खड़ा नहीं हुआ, किसी के भी साथ। तो अगर कल को ताइवान और चाइना के बीच में कुछ होता भी है और अगर कोई वोटिंग की नौबत आती है, तो फिर इंडिया अपना नॉन अलाइंड और न्यूट्रल स्टांस रखेगा, क्योंकि इंडिया किसी ग्रुप में या कैंप में नजर नहीं आना चाहता है, और जो कि ठीक भी है। तो ये एक चीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये दिखाई जाएगी कि हम किसी के साथ नहीं हैं। और जहां तक सपोर्ट का सवाल है, देखिए ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और एड जैसे यूक्रेन को दिया है, अगर कल ताइवान की नौबत आती है तो वहां हिंदुस्तान उनके साथ ही खड़ा होगा, और जो उनकी सिविलियंस को अगर जिस भी तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी या जो भी सहायता जरूरत पड़ेगी वो जरूर दी जाएगी। और इंडिया हमेशा से ही ताइवान को एक मतलब उनके साथ अभी थोड़े दिन पहले एक बिजनेस डील भी साइन हुई है, चिप्स और सेमीकंडक्टर्स के, वो लोग वर्ल्ड लीडर्स हैं, तो उनके साथ बिजनेस भी चल रहा है, ट्रेड भी चल रहा है। लेकिन हमारा बिजनेस और ट्रेड चाइना के साथ भी कम नहीं हुआ है इस स्टैंड ऑफ के बावजूद, वो भी हमें समझना चाहिए। तो हमेशा इंडिया ने यही कहा है सभी देशों से कि वो बातचीत से अपना मसला सुलझाएं, और यही वाली बात अभी भी कही जाएगी अगर उसकी नौबत आती है। और इंडिया क्वाड का मेंबर है, आप ये मत भूलिए, और इंडो पैसिफिक में हमारा सबसे ज्यादा एक इन्फ्लुएंस है और स्टेक्स हैं। तो एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम नेशन और एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते इंडिया की एक अलग स्टैंडिंग है वर्ल्ड स्टेज में, और ये वाली चीज बार बार हम इंडिया ने दिखाई भी है कि वो कितना एक जिम्मेदारी से जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, किसी की तरफ ना हो। तो डिप्लोमेसी और बातचीत की बात सबसे पहले की जाएगी अगर कोई नौबत ऐसी आती है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। सोडी साहब, जिस तरह से, क्योंकि ताइवान की जब बात हो रही तो मैं यूक्रेन का भी जिक्र कर रहा हूं। देखिए, जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो ऐसी बातें चल रही थी कि रशिया हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर जैसे अभी सुमन जी ने बिजनेस की बात की, ट्रेड की बात करी, अमेरिका और चाइना के बीच का जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जो चाइना का जो हस्तक्षेप अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर ताइवान के ऊपर अगर चाइना ने कुछ किया, और जैसे अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया का जो ट्रेड बिजनेस है अमेरिका के साथ वो चाइना के मुकाबले बहुत कम है, तो क्या ये डर हमेशा सताता रहेगा चाइना को कि अगर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए चाइना के ऊपर तो उसकी जो स्थिति चल रही, इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, वो बहुत हद तक प्रभावित करेगी? क्योंकि वो स्थिति रशिया के साथ नहीं थी, रशिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा चाइना ने जो सैंक्शन लगाया, लेकिन अगर वो सैंक्शन चाइना के ऊपर लगाता है अमेरिका या उसके मित्र देश लगाते हैं तो इससे चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए ये डर हमेशा सताता रहेगा ताइवान को, और वो ताइवान पर सीधा हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल भागीरथ जी, आपने सही कहा। आज जो चीन की आर्थिक स्थिति है, जो वो अमीर देशों में से एक है और बहुत पैसा है चीन के पास, उसमें 3 देशों का मुख्य सहयोग है, अमेरिका, ताइवान और जापान का। इन तीनों देशों ने चीन में काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, काफी इनके साथ ट्रेड डील्स है, काफी बिजनेस आता है चीन को इन 3 देशों से। और इत्तेफाक की बात है कि इन्हीं तीनों देशों के साथ चीन की दुश्मनी भी सबसे ज्यादा है। तो ये ऐसे हालात हैं जो कि चीन को तीनों में से किसी देश पे आक्रमण नहीं करने देंगे, क्योंकि किसी भी देश को सक्रिय करने में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला आर्थिक शक्ति, दूसरा सैनिक शक्ति, तीसरा परमाणु शक्ति। सोडी साहब, समय बहुत कम है, मुश्किल तो कुछ सेकंड का वक्त है, लेकिन मैं यहां पर एक भी चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो इनडायरेक्टली चाइना को इससे नुकसान होगा। बिल्कुल, चीन को तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सबसे पहला तो अमेरिका उस पर वार करेगा, क्योंकि अमेरिका किसी हालत में ताइवान को नहीं जाने देगा। वो ये यूक्रेन वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, क्योंकि अगर हम दोनों
देशों को कंपेयर करें, यूक्रेन और ताइवान को, ताइवान अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जी। क्योंकि जितने हथियार बनते हैं अमेरिका में, लगभग पूरा जो सेमीकंडक्टर है वो ताइवान से आता है, TSMC से आता है। तो ताइवान अमेरिका के लिए यूक्रेन के बिल्कुल बदल पर बिल्कुल बहुत ही सोडी साहब, तो अहम और आखिरी में जाते महत्वपूर्ण थे है। आपने उसको और चीजें से क्लियर कर दिया, और उम्मीद भी यही करते हैं कि अब दूसरा युद्ध किसी भी देश को ना देखना पड़े, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हुआ इसका पूरा असर पूरे देशों में पड़ा है। और लेकिन जाते तो आपने जो कहा, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि चाइना किसी भी तरह से दुस्साहस नहीं करे ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए। सोडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सुमन शर्मा जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो माहौल तो चल रहा है, चाइना जिस तरह से अपनी लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने कहा, वो मिलिट्री एक्सरसाइज सिर्फ एक तरह से दबाव बनाने की है, क्योंकि चाइना लगातार कोशिश करता है अपनी वन चाइना पॉलिसी को विस्तारवादी के तहत आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन अमेरिका यहाँ पर ताइवान के साथ बड़े काफ़ी मजबूत स्टैंड के साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरह से ट्रेड बिजनेस है, हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा कि चाइना का अच्छा खासा ट्रेड बिजनेस है ताइवान के साथ, है अमेरिका के साथ, जापान के साथ, तो वो इन देशों से बड़े उसका 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन वो डायरेक्ट हमला करके अपने नुकसान नहीं करेगा। इसलिए ऐसी उम्मीद कम है कि चाइना सीधे ताइवान पर हमला कर दे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।